हंसते हुए मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो, और इतना दुखी क्यों होते हो? जिंदगी जीना तो हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या हर्ज है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो हमारे यहाँ आता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, हमने पावर के बारे में पढ़ा है, फिर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में जस्ट हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। फिर पावर का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन अपॉन में टाइम। और पावर के अपन ने तीन मेन फॉर्मूले देखे थे जो क्या होते थे, P इज इक्वल टू वी आई, और दूसरा होता था पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में आर। फिर तीसरा होता था पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। वी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आर क्या होता था, रेजिस्टेंस। आई क्या होता था, करंट होता था। ठीक है, इतनी बातें क्लियर थी आपको। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अपन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कंज्यूम होती है। तो यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारे घर में, तो जो हमारे घर के बाहर एक मीटर लगा रहता है उस पर रीडिंग चलती है ना, तो वो रीडिंग से वो फिर रीडिंग लेके क्या हमें इलेक्ट्रिक बिल बताते हैं ना। तो वही इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये इस वीडियो में आज अपन सीखेंगे। और मैंने बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें जो एनर्जी कंजप्शन लिखा रहता है वो किस में लिखा रहता है, किलोवाट आवर में। तो अब मैं बताती हूँ, देखो कैलकुलेट कैसे करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। ये आपको भला ही ना समझ में आए इतना जो मैंने लिखा है, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, इस टॉपिक से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आती है उसका जो कॉस्ट हमें बिल मिलता है उसकी क्या यूनिट रहती है, किलोवाट आवर में। ठीक है, फिर देखो, सो वी फर्स्ट कन्वर्ट द पावर कंज्यूम्ड इनटू किलोवाट आवर बाय डिवाइडिंग वॉट बाय 1000। देखो, जब अपन को कोई भी अपने वो मीटर में अगर अपन को क्वेश्चन में क्या दे देता है कि एनर्जी इतने वॉट में कंज्यूम हुई है, तो उस एनर्जी को सबसे पहले हम वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। और वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वॉट गिवन रहता है, जितने भी वॉट एनर्जी दी रहती है उसको क्या अपन करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, the kilowatt is then converted into kilowatt hour by multiplying the kilowatt by hours। देखो, अब अपन को पावर किस में मिल गई, किलोवाट में मिल गई। अब किलोवाट में जो अपनी पावर मिल गई उसे अपन किससे, टाइम से। टाइम अपन किस में लेते हैं, आवर्स में। किलोवाट जो एनर्जी मिल गई उसे अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से। और टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। तो अब अपन को क्या मिल जाएगा, इससे किलोवाट को मल्टीप्लाई करने, टाइम से मल्टीप्लाई करने में अपन को किलोवाट आवर एनर्जी जो रहेगी वो किस में मिल जाएगी, किलोवाट आवर में। अपन को एनर्जी किस में मिल जाएगी, बताओ, किलोवाट आवर में। अब जब ये किलोवाट आवर में अपन को एनर्जी मिल गई कि इतने यूनिट, इतने किलोवाट आवर्स की एनर्जी हम यूज किए, इतने यूनिट्स हमने एनर्जी को यूज किया, तब अब अपनी सिटी में जैसे रहता है कि कई जगह पे 2 रुपए की एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या रहता है, 2 रुपीज रहता है, कई जगह 3 रुपीज रहता है। तो जहाँ पे भी जिस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन रहेगा अपन ये किलोवाट आवर को उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बिल में जो प्राइस रहता है वो अपना कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में अभी आप लोगों को अगर काफी सारे पॉइंट समझ में नहीं आए होंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो अपन से पूरे पॉइंट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने, अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स। एक हमारे यहाँ क्या है, फ्रिज है जो उसको कितना पावर लगता है, 350 वॉट उसको पावर लगता है। और ये जो फ्रिज है हम इसको एक दिन में कितने घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ
30 डेज। हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है कि एक महीने में ये जो फ्रिज की वजह से हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है जो इस फ्रिज की वजह से रहती है। क्या क्वेश्चन गिवन है, एक फ्रिज है उसका कितना पावर, वो कितना पावर लेती है, 350 वॉट पावर लेती है, और उस फ्रिज को हम डेली एक दिन में कितने घंटे चलाते हैं, 10 घंटे चलाते हैं। और इसी तरह से अगर हम यही फ्रिज को पूरा एक महीना में हर एक दिन में कितने घंटे चलाते रहे, 10 घंटे चलाते रहे, तो अपन को फिर इसमें कैलकुलेट क्या करना है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, रेट दिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट गिवन है ₹3.40 किलोवाट आवर में। तो इसमें अपन को कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहले अपन निकालेंगे, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना अपन को बिल आएगा इस फ्रिज की वजह से, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे अपन पावर किस में रखेंगे, पावर किलोवाट में रखेंगे, ठीक है, और टाइम किस में रखेंगे, आवर्स में रखेंगे। देखो यहाँ पे पावर अपन को कितना गिवन है, 350 वॉट में गिवन है, 350 वॉट में, वॉट को कन्वर्ट करना है किस में अपन को, किलोवाट में, वॉट को किस में कन्वर्ट करना है, किलोवाट में। जब वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना रहता है तो अपन क्या करते हैं, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। फिर टाइम अपन को कितना गिवन है, 10 घंटा गिवन है, आवर्स में टाइम गिवन है। लेकिन एक चीज याद रखो कि ये 10 घंटा सिर्फ अपन एक दिन में चला रहे हैं, अपन को कैलकुलेट किसका करना है, 30 दिन का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 30 करेंगे। फिर जो कट रहा है उसको काटते चलो, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये भी 0, ये भी 0 कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या बच रहा है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10, तो अपना कितना आ गया 105। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। तो अपनी एनर्जी आ गई कितनी, 105 किलोवाट आवर अपनी एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो कॉस्ट गिवन है इस एनर्जी को अपन उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को कितने टोटल पैसे देने पड़ेंगे इस फ्रिज को चलाने की वजह से, एक महीने में चलाने की वजह से, उसका अपन को प्राइस पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, प्राइस और कॉस्ट डालो, सीधा क्वेश्चन में कॉस्ट दिखा है, कॉस्ट इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाइड बाय 3.40, 3.40 ही गिवन है, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 105 मल्टीप्लाई में होगा 34, 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 1 जा 4, ये 0 है, ठीक ना। फिर 3 5 जा 15, 3 0 जा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आप करोगे, यहाँ पे 0 और एक 0, और यहाँ पे और था तो एक और 0 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 और ये 1 5 और ये 3, और यहाँ पे डेसिमल 2 पॉइंट के बाद था तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे अपना डेसिमल आ जाएगा। तो टोटल अपना कॉस्ट कितना आ रहा है, 357, ये अपना कॉस्ट आ गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के अपन वही जो सेम प्रोसेस अभी प्रीवियस लेक्चर में अपन ने फॉलो किया था वैसे ही सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। बस ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है इसको अपन फिर जो रुपीज में पैसे में दिया रहता है जो भी अमाउंट, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन को क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट मिल जाता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे चले, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट कितना गिवन है, 10 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट्स सप्लाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 5.20। इसमें अब क्या कह रहा है कि एक हीटर है हमारा, उसका वो कितना करंट लेता है, 10 एम्पियर का करंट लेता है, किस सप्लाई से, 220 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। और ये गीजर को अपन एक दिन में कितने घंटे यूज करते हैं, 5 घंटे, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली हर दिन एक महीने तक 30 डेज तक
हम इस गीजर को रोज कितने घंटे यूज करते हैं, 5 घंटे। फिर अपन से क्या कह रहा है कि अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर एक 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना है, 5.20, 5 रुपए 20 पैसे, है ना। तो समझ में आ गई क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। लेकिन यहाँ पे अपन को पावर तो गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ अपन पावर अपन निकाल सकते हैं। पावर के 3 फॉर्मूले मैंने क्या बताए थे, फिर से मुझे याद दिलाओ। P = V इनटू में I। दूसरा फॉर्मूला होता है P = I²R। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है P = V²/R। ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है। करंट कितना है, 10 एम्पियर। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 220 वोल्ट्स। अब अपन को क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P का एक फॉर्मूला होता है P = V इनटू में I। ठीक है, V इनटू में I ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। कितना निकल आएगा, देखो 220 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर में किस में आती है, वॉट में आती है। ठीक है, पावर अपना कितना आ गया, बताओ जल्दी से, 2200 आ गया अपना पावर। अब पावर किस में आ रही है, वॉट में आ रही है। तो इस वॉट को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए पावर को जो अपन वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस पावर को अपन क्या करेंगे, पावर को 1000 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो अपना यहाँ से पावर कितना आ गया, पावर = 2.2 किलोवाट पावर आ गया अपना। अब अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इलेक्ट्रिकल एनर्जी = पावर इनटू में टाइम। पावर कितना है, 2.2। टाइम कितना गिवन है, एक दिन में 5 घंटे चला रहे हैं, है ना। और 5 घंटे डेली चला रहे हैं, मतलब कि टाइम टोटल अपना कितना हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि हम 30 डेज के लिए यहाँ पे कॉस्ट निकालने को कह रहा है ना। तो मल्टीप्लाई करो, देखो 2.2 3 5 जा 15, 150 आ गया यहाँ पे। फिर 22 को मल्टीप्लाई करो 15 से, 10 11, फिर यहाँ 22 आ जाएगा, 033। तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे 3300। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 330। अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी कितनी आ गई, 330। फिर अपन को यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अपन को कॉस्ट कैलकुलेट करना है ना। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो 330 गिवन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, 330। अपनी इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, इतने यूनिट्स एनर्जी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, 5.20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो करके देखो यहाँ पे 33 इंटू में 52 कर लो, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 16, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे 6 1 7 और ये 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना टोटल कॉस्ट, अपना कितना आ जाएगा, मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे इरेज करके मल्टीप्लाई इरेज करके लिखते हैं। जो अपना कॉस्ट होगा वो टोटल कितना आ जाएगा, 1716.0। समझ में आ रही है बात, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधे देखो, या तो अपन को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट दे देगा तो अपन से उसको डायरेक्ट कॉस्ट पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा, अपन को पावर डायरेक्ट दे देगा। अगर पावर भी नहीं देता तो अपन को क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा, या तो पोटेंशियल डिफरेंस देगा, या तो फिर करंट दे देगा। तो ये तीनों की मदद से कोई भी चीज, 2 चीज अपन को दी रहेगी तो अपन पावर कैलकुलेट कर लेंगे। पावर कैलकुलेट कर लेंगे तो टाइम अपन को गिवन रहेगा और कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए, वो इस हिसाब से अपन टाइम रख लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी आएगी उसको अपन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट ही निकल आएगा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। 200 वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और 100 वॉट मतलब कि पावर गिवन है। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। अपन को
निकालना है। पहले तो यहीं तक का क्वेश्चन अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर इसके आगे वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपन को देखो क्या क्या गिवन है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपन को कितना गिवन है, 200 वोल्ट गिवन है। फिर देखो पावर अपन को कितना गिवन है, 100 वॉट। अब पावर के अपन को तीन फॉर्मूले पता है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, P = V × I। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, I² R। तीसरा फॉर्मूला पावर का क्या होता है, V² R। अब यहाँ पे देखो अपन को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस तो अपन को ये दो फॉर्मूले में दिख रहा है ना, हाँ भैया आंख से देखो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करना है, बट अपन को पता क्या है साथ में पावर, तो पावर दोनों में है, रेजिस्टेंस दोनों में है। और यहाँ पे अपन को एडिशनल में क्या पता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपन को पता है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पे करंट दिया होता तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते। समझ में आ गया ये, तो ये वाला फॉर्मूले में पावर निकलेगा, V कितना गिवन है अपन को, 200 इनटू में 200 करेंगे क्योंकि 200 का स्क्वायर लेना है हमें। फिर पावर कितना गिवन है, 100 गिवन है, और अपन को R निकालना है। तो R अपन इस साइड कर देंगे, 200 इनटू में 200 अपॉन में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। पावर इस साइड आ गई, ये 100 है। फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस आ जाएगा 400। और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ओम। ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला आप हमने समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। फिर देखो 5 such bulbs burn for 4 hours। देखो ये तो अपन ने एक बल्ब का निकाला, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसे ही 4 और बल्ब, 5 such bulb, एक बल्ब का मतलब जल रहा था, पहले एक बल्ब का निकाला। अब बोल रहा है ये जो बल्ब था ऐसे ही 5 such bulb burn for 4 hours। ऐसे ही 5 बल्ब कितने घंटे के लिए जलाए जाते हैं, 4 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। What is the electrical energy consumed? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। E = होता है पावर इनटू में टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी = पावर इनटू में टाइम। तो अपन को यहाँ पे पावर तो पता है कितनी है, पावर कितना है, 100 वॉट है ना। पावर कितना है, 100 वॉट है। टाइम कितना गिवन है, 4 आवर्स में गिवन है। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान दो कि यहाँ पे पावर किस में गिवन है, अपन को वॉट में गिवन है। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर। तो यहाँ पे अपन पावर किस में रखेंगे, किलोवाट आवर में रखेंगे, है ना, किलोवाट में रखेंगे। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड भी करते हैं, है ना। और फिर टाइम कितना गिवन है अपना, टाइम 4 आवर्स गिवन था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अपने ऊपर कितना आ जाएगा, 0.1 इनटू में 4 आ जाएगा। सही है, सही कर रही हूँ ना, बताते चलना भैया, मेरे से नहीं बनता है। हाँ दीदी आप भी बताइए, 0.1 आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, 0.4 आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी इतनी आ गई। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 5 ऐसे ही बल्ब बोल रहा है। तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा 20, और ये 0 ये आएगा ना, ऐसे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपनी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, 2.0। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की SI यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट क्या लिखते हैं, किलोवाट आवर। और ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो भी SI यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट लिखना भूलेगा उसके हाफ मार्क्स पक्का कट होंगे, याद रखना ये बातें, ठीक है। तो एनर्जी समझ में आ गया। फिर एनर्जी के बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज। अपन को रेट गिवन है और अपन को क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जितने यूनिट्स अपनी एनर्जी आई है ना, जितने भी किलोवाट एनर्जी आई है, इसको डायरेक्ट रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा। देखो कॉस्ट यहाँ पे डालो, कॉस्ट इज इक्वल टू कितना, अपना एनर्जी कितनी आई है, टोटल 2 किलोवाट आई है ना, 2 किलोवाट आवर। और उसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना गिवन है, 4.60। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 2 0 से 0, 2 6 12,
12, 4 टू जा 8 और ये 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 92 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट आ गया अपना 92 रुपीज। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे डेसिमल होगा, सॉरी यहाँ पे 2 डिजिट के बाद होगा, तो ये 9.2 रुपीज आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो इतना समझ में आ गया आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी पावर अपन को वॉट में दी रहती है, तो वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। फिर अगर टाइम अपन को मिनट में दिया है तो उसको भी 60 से डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उसको जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल आती है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट निकल आता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट, अच्छा आपके दिमाग में भी क्वेश्चन अराइज होगा कि आपने कहा था जो हमारा मीटर होता है उस पे बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो बताओगे। तो वही चीज है कि देखो, जब अपने मीटर में देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट पता है किलोवाट आवर में हमारा वो रीडिंग दी रहती है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं इतना किलोवाट आवर ये निकल आया, ये एनर्जी, ये जो किलोवाट आवर में हमारे जो मीटर लगा रहता है उस पर गिवन रहता है। तो हमको अपना पता करना है कि हमारी कॉलोनी पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे एरिया पे एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कितने की बिकती है। जितने की हमको मिलती होगी उससे अपन ये रीडिंग को, जो मीटर की रीडिंग होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कॉस्ट निकल आएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, बस उसकी रीडिंग देखना और अपने एरिया, अपने सोसाइटी के कॉस्ट, जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बिल जो आता है उसमें जो प्राइस रहती है, कॉस्ट रहती है, वो आपको पता चल जाएगी। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। When an electric current is passed through a high resistance wire, जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक जो वायर से पास होता है, कैसी वायर से, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। एक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस के फ्लो को वो अपोज कर। रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। फिर से रिपीट करूं, रेजिस्टेंस की डिफाइन, the property of a conductor due to which it opposes the flow of electric current through it is known as resistance। resistance क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू जो वायर रहती है वो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से फ्लो नहीं होने देती है, अपोज करता है ना, अपोज करता है। हाई रेजिस्टेंस मतलब कि उस वायर में आसानी से करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, When an electric current is passed through a high resistance wire, जब एक इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेजिस्टेंस वायर से पास होता है तो क्या होता है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम रेड हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैं यहाँ पे क्या सीधे लिखा ये बताती हूँ। देखो, एक कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि वो वायर में करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, और ऐसी वायर से अगर अपन करंट भेजते हैं तो वो क्या, रेजिस्टेंस उसका हाई है तो वो वायर जो है वो करंट को आसानी से अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा, है ना। वो वायर जो होगा वो करंट को अपने अंदर आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। जब फ्लो नहीं होने देगा तो जो ये करंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जो करंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करंट जो होगा वो रेड हॉट हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। वो करंट जो फ्लो नहीं हो पाएगा वो धीरे धीरे कर करके हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं, इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ गया। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है I² इंटू में R इंटू में T। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। हीट प्रोड्यूस्ड का जो ये जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, I² इंटू में R इंटू में T। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, टाइम है। अब ये फॉर्मूला अपना कैसे आया इसका अपन डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो वर्क डन होता है, हमें पता है वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, Q इंटू में V। Q है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या कहते हो, क्या कह सकते हैं अपन उसे, इलेक्ट्रिक चार्ज। जो वर्क डन होता है, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज हो रहा है वर्क डन का, एक और ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद करो। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। ये नया फॉर्मूला यहाँ इस डेरिवेशन को निकालने के लिए, इस इक्वेशन को, सॉरी इस फॉर्मूले को निकालने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है, इसे आप याद कर लो। वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और
V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये याद हो गया। W इज इक्वल टू Q इंटू में V, मेरे साथ बोलो W इज इक्वल टू Q इंटू में V, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में जब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपॉन में टाइम। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एक और इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव अपॉन में टाइम, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T। यहाँ पे भी Q अपन किसको कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज को कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से I को अपन यहाँ पे T को अपन इस साइड लेके जाएंगे तो Q का अपन को निकल आएगा, देखो I इंटू में T को इस साइड ले जाओ तो ये Q निकल आएगा, Q निकल आएगा, इस वही यहाँ पे लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू I इंटू में T। फिर ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या हम ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR, ये तो अब आपके जुबान में रट गया होगा है ना, बिल्कुल भी क्या है, V इज इक्वल टू IR। फिर देखो यहाँ पे अपन Q की वैल्यू, ये Q की वैल्यू और ये V की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में अपन Q की वैल्यू क्या है, I इंटू में T है Q की वैल्यू, और V की वैल्यू क्या है, I इंटू में R, इसको रख देंगे तो यहाँ से 2I हो गए यहाँ पे, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये R और ये T। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। अच्छा अब ये बताओ, जब वर्क डन होगा तभी तो हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। जब वो करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस उस वायर का हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होने पाएगा, और ये जो करंट होगा वो फिर भी पुश करेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा तो बढ़ने नहीं देगा, वो करंट जो होगा वो आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूसली वर्क करेगा। तो जब वो वर्क डन करेगा तो क्या होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी। तो अपन कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ पे एक फॉर्मूला बस अपन को नया याद करना था जो कि W इज इक्वल टू Q इंटू में V। फिर अपन को यहाँ से पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन में T होता है, और V का होता है I इंटू में R, ये ओम्स लॉ से पता है, डायरेक्ट अपन रख देंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा अपना, I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। क्लियर है ये। तो अपना हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, I स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। इस फॉर्मूले से अपन क्या कह सकते हैं, द हीट प्रोड्यूस्ड इन देखो वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, इफ वी डबल द करंट देन द हीट प्रोड्यूस्ड बिकम 4 टाइम। अगर अपन करंट को डबल करेंगे तो जो हीट होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, एंड इफ वी हाफ द करंट देन द हीट प्रोड्यूस्ड बिकम 1/4। ठीक है, अगर अपन करंट को डबल करेंगे जो हीट होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर अपन करंट को हाफ करेंगे तो जो उसकी हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो हीट प्रोड्यूस्ड होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन इट। कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है वो टाइम में भी हीट जो होती थी वो डिपेंड करती थी। कैसे, अब देखो इसमें क्या होगा, जब अपन टाइम को डबल करेंगे तो उसकी हीट प्रोड्यूस्ड भी डबल हो जाएगी,
और जब अपन टाइम को हाफ करेंगे तो जो उसकी हीट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो वही चीज लिखी हुई है, इफ वी डबल द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज देन द हीट प्रोड्यूस विल आल्सो गेट डबल। अगर जैसे कोई करंट है जो वो अपना कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा था, 1 मिनट के लिए, तो अगर हम उसके टाइम को डबल कर दें, वो अब कितने टाइम के लिए फ्लो होने लग जाए, 2 मिनट के लिए फ्लो होने लग जाए। तो अब जो करंट 2 मिनट के लिए फ्लो होने लग जाएगा, तो जो पहले जितनी हीट पहले 1 मिनट के फ्लो होने पे प्रोड्यूस हो रही थी, वो हीट अब डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को भी डबल कर दिया है। सो इसी तरह से जब अगर टाइम को डबल करते हैं तो जो उसकी हीट होती है वो भी डबल हो जाती है। फिर देखो, एंड इफ वी हाफ द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन इट द हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी हाफ। और अगर अपन इसी टाइम के, जिस टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, उसको अपन क्या कर दें, हाफ कर दें, तो जो उसकी हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। सो अगर यहाँ पे अपन रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखो यहाँ पे, इफ वी डबल द रेजिस्टेंस देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो गेट डबल, एंड इफ वी हाफ द रेजिस्टेंस देन द हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी हाफ। समझ में आ गया? अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस्ड भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर अपन रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, इन्हें आप ध्यान से पढ़ो। देखो, a given current will produce more heat when the two resistors are connected in series as compared to parallel। देखो, कोई करंट है, अ गिवन करंट है, वो हीट किस में ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये हमें कैसे पता चला? हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो ज्यादा हीट कब प्रोड्यूस करेगा, जब 2 रेजिस्टेंस किस में लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। देखो, जब 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता था वो अपन को कैसे मिलता था, R1 और R2 को प्लस करने पे, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड भी तो बढ़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ गिवन करंट विल प्रोड्यूस more heat when the two resistances are connected in series as compared to parallel। पैरेलल के कंपैरिजन में हीट कम प्रोड्यूस होती है, और जो सही बोल रही हूँ, सीरीज के केस में जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो ज्यादा होती है, और जो पैरेलल के केस में हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो कम होती है। सीरीज में हीट ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो रहता है वो हमारा ज्यादा रहता है, और जो हमारा पैरेलल कनेक्शन रहता है, जब 2 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है। पैरेलल रेजिस्टेंस में जो हमारा पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा रेजिस्टेंस रहता है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कम आता है। जब रेजिस्टेंस कम आता है पैरेलल वाले केस में, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड रहेगी पैरेलल कनेक्शन में वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ गिवन वायर विल प्रोड्यूस मोर हीट इन अ हाई रेजिस्टेंस वायर एज कंपेयर टू अ लो रेजिस्टेंस वायर। एक कोई भी वायर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम हीट प्रोड्यूस करेगी। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या गिवन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। कैलकुलेट, करंट कैलकुलेट करना है, एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। सबसे पहले अपन को करंट कैलकुलेट करना है, और करंट कैलकुलेट कैसे होगा, अपन को क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो अपन ओम्स लॉ से यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ से हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू I इंटू में R होता है। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, I, तो V अपॉन में R कर देंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा, I। तो V अपना कितना गिवन है, 250, R कितना गिवन है, रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम है, इक्वल टू I। ये 0 0 कैंसिल, 1 सा और ये 2 सा,
1/2 इज इक्वल टू आई। तो अपना करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू 0.5 और करंट की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना। तो यहाँ पे अपन A लिख देंगे। करंट कैलकुलेट हो गया। सेकंड क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकंड। हीट निकालनी है अपन को। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है I² इंटू में R इंटू में T। I² कितना आ गया अपना 0.5 अपना करंट आ गया, उसका स्क्वायर ले लोगे, मल्टीप्लाई में R रेजिस्टेंस कितना गिवन है 500 ओम्स। अपन को क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 500 ओम्स हो गया रेजिस्टेंस। टाइम कितना गिवन है 10 सेकंड। यहाँ पे टाइम को सेकंड में ही रहने देते हैं हीट प्रोड्यूस्ड में, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 5000। फिर 25 5 जा कितना होता है 25 5 जा 25 5 जा 125 125। यहाँ पे फिर 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 3 0 ये आ गए यहाँ पास के, और 2 बार के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे। तो अपना हीट प्रोड्यूस्ड कितना आया 1250 जूल। आ गया आंसर सबका, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। पहले तो अपन को डायरेक्ट करंट पूछ रहा था, तो अपन ओम्स लॉ से डायरेक्ट करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट आ जाएगा। फिर हीट प्रोड्यूस्ड का भी अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, I² इंटू में R इंटू में T। फिर I की वैल्यू यहाँ से अपन को पता चल गई, और R की वैल्यू गिवन है, T की भी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर टाइम को सेकंड में ही रखते हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे। तो अपना हीट प्रोड्यूस्ड कितना आ जाएगा 1250 अपना क्या आ जाएगा, जूल क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अपन को क्या कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करना है ना। तो हीट का फॉर्मूला तो अपन को पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ, मुझे नहीं पता क्या होता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। तो ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, हीट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, नहीं याद आ रहा। अभी तो किया है I² इंटू में R इंटू में T। अच्छा याद था तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, तब तो इंटेलिजेंट हो गए हो सब। मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए ना। तो ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करके सब लोग दिखाएंगे मुझे। इंटेलिजेंट बन गया हो तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। आ गया, इतना जल्दी कहाँ आएगा, चलो मेरे साथ सॉल्व करो। देखो यहाँ पे हीट निकालनी है, क्या अपन को यहाँ पे करंट गिवन है, नहीं गिवन है। क्या अपन को यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है। टाइम बस अपन को गिवन है। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पहले अपन ना करंट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले क्या कोशिश करेंगे, करंट निकालने की। और इसमें अपन को गिवन क्या है, कूलम ऑफ चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है। तो एक अपन ने अभी जस्ट ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते टाइम पढ़ा था कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। अकल चल गई सबकी, अब तो सब कोई सॉल्व कर लेगा। Q क्या है 96000 और टाइम कितना गिवन है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट इंटू में 60 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया 960 डिवाइडेड बाई 36। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.67, ठीक है। तो अपना करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू 26.67 एम्पियर। ऐसा यूनिट कोई नहीं खाएगा, ठीक है। फिर अपन को क्या निकालना है, देखो यहाँ पे करंट अपन को पता चल गया, रेजिस्टेंस अभी भी अपन को नहीं पता। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या, ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V अपॉन में I इज इक्वल टू R। V अपन को गिवन है ना, कितना गिवन था, V पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट अपन को गिवन है। और करंट कितना अपन ने कैलकुलेट किया है 26.67 इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा 1.87 आ जाएगा अपना R आ जाएगा, ठीक है। 1.87 अपना क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्लियर है। और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम। तो यहाँ पे ओम नहीं खाना, ठीक है। अब कोई जिस बच्चे का ओम नाम होगा ना तो बार बार यही सोचता होगा कितना मेरा नाम लेते हैं, कुछ नसीब मानो यार अपने आप को, ओम ही ओम का नाम लेते हैं।
एम्पियर तो किसी का नाम होता नहीं, लेकिन ओम तो नाम होता है ना। बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो दीदी, क्या करें, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं, भी सोचे बकवास कर लेते हैं। चलो क्या कैलकुलेट करना है, मैंने फॉर्मूला ही रेज कर दिया। हीट का क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी। तो आई अपन को कितना पता चल गया है, 26.67 का स्क्वायर कर लो। फिर रेजिस्टेंस कितना निकल आया है 1.87। टाइम कितना गिवन है अपन को, टाइम 1 आवर में है ना, टाइम 1 आवर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, 60 इंटू 60 ले लोगे तो सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 4, ये आ जाएगा 4788। फिर इसके बाद आएगा और 400। इसको आप कैलकुलेट करके देखना, थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है बट मैं आंसर सही बता रही हूँ क्योंकि मैंने देख लिया कैलकुलेटर से। ठीक है, यहाँ पे इतना, और ये किलो जूल में है और इसको जूल में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो ये दो जीरो गोल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 47884 जूल आ जाएगा अपना आंसर। क्या निकाल रहे थे, हीट निकाल रहे थे। ठीक है, कितना आंसर आ गया अपना 4788.4। अच्छा यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाना भूल गई, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर्ड या फिर हीट प्रोड्यूस कितना आया 4788.4। ये कैलकुलेशन है, बाकी सब तो आसान था ना, डायरेक्ट ही करना था। बाकी सब करंट निकाल लिया पहले, फिर उससे ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से अपन ने रेजिस्टेंस निकाला और फिर डायरेक्ट हीट के फॉर्मूले में सबको बिठा दिया और आंसर आ गया। अब इसके बाद अपना आता है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीजर हो गया, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो जितने भी हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें हीट देते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जैसे गीजर भी गर्म होता है तब ना उसमें पानी गर्म होता है, रूम हीटर गर्म होता है तब ना वो अपने कमरे को गर्म कर पाता है। जैसे वो आता है आजकल वो केटली, इलेक्ट्रिसिटी केटली आती है, वो भी पहले वो खुद गर्म होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। जब अपन उसको प्लग खोसते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो केटली आती है उसका होल्डर पे अपन प्लग खोसते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट प्रोड्यूस होती है, तब उस केटली में अपन कुछ भी बना पाते हैं ना। तो इसी तरह से जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस रहते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन पार्ट रहता है। ठीक है, फिर सेकंड देखो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो उसके अंदर की एक वायर होती है, ठीक ना, वायर किसकी बनी होती है, टंगस्टन। टंगस्टन एक मेटल होता है, उसकी वो वायर बनी रहती है। वो जो टंगस्टन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है तो जैसे अपन बल्ब बहुत देर तक जलाते रह जाते हैं ना, बल्ब गर्म होता है, लेकिन जो बल्ब जो गर्म होता है तो वो खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर की जो वायर रहती है वो उसका इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है कि वो वायर कभी भी खराब ही नहीं होती है। चाहे वो बल्ब जितना भी गर्म हो जाए, जो टंगस्टन मेटल है वो चाहे जितना भी गर्म हो जाए, बल्ब का वो जो मेटल है वो जितना भी गर्म हो जाए, बल्ब जितना भी गर्म हो जाए, लेकिन बल्ब हमारा खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो टंगस्टन मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। समझ में आ गया। और जो बल्ब रहता है उसके अंदर ना आर्गन गैस भी भरी रहती है। कौन सी, ARGN, आर्गन गैस भरी रहती है। आर्गन का वो होता है एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है। ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, बट वो उसके बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी रहती है जो एक अनरिएक्टिव गैस है, जो किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती है। तो ये टंगस्टन को और भी ज्यादा ऐसा सेफ नेचर प्रोवाइड करती है ताकि जो और कोई गैस है वो टंगस्टन के पास पहुंच ना सके और टंगस्टन हमारा खराब ना हो। ठीक है, समझ में आ गई ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब देखो जो इसका सबसे ज्यादा मेन एप्लीकेशन हमें कहना चाहिए तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्यूज पे है। जैसे आपने कई बार देखा होगा लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी घर पे जो इलेक्ट्रिशियन जब अपने यहाँ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन कहता है कि आपके घर का फ्यूज उड़ गया है। वो फ्यूज क्या होता है, एक बॉक्स टाइप में होता है, उसके अंदर ना एक वायर होती है। ठीक है, जो वायर रहती है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। और ये फ्यूज का पता है काम क्या रहता है, जैसे कि जो खंबे से अपने यहाँ
करंट आता है, जब भी वो करंट एकदम से अपने आप फ्लो कर देता है, जैसे बारिश वगैरह का टाइम है, हो सकता है अचानक से कभी एकदम करंट आ जाए, तो वो जो फ्यूज रहता है वो क्या करता है, उसके अंदर एक तार रहती है, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम रहता है। तो जो अगर एकदम से खूब सारा करंट आया तो ये जो वायर रहेगी ये क्या हो जाती है, जल जाती है। जब ये फ्यूज की वायर जल जाती है तो करंट उसके आगे फ्लो नहीं होता है ना, और करंट जब फ्यूज के आगे फ्लो ही नहीं होगा तो हमारे घर के जो अदर अप्लायंसेस हैं जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, इन तक तो करंट फिर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारे घर की बाकी जो वायर है वो खराब होने से बच जाती है। हमारे जो महंगे महंगे डिवाइसेस हो गए, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो होते हैं वो सारे सेफ रहते हैं। इसीलिए कहते हैं घर पे हमें हर एक फ्लोर में फ्यूज, हर एक फ्लोर का फ्यूज अलग होना चाहिए, ताकि कभी भी ऐसे शॉर्ट सर्किट वगैरह की प्रॉब्लम हो तो अपना एकदम से पूरे घर के अप्लायंसेस वगैरह बंद ना पड़ जाए, एकदम से सारी चीजें खराब ना हो जाए। तो फ्यूज क्या होता है, एक फ्यूज एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक वायर होती है और वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हल्का कम होता है। और जब अचानक से कभी कभार जब अचानक से एकदम करंट हैवी अमाउंट में आ जाता है, हैवी क्वांटिटी में आ जाता है, तो ये जो वायर रहती है ये क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ये वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, और जब ये वायर का कनेक्शन, वायर जल जाएगी, वायर का कनेक्शन टूट जाएगा, तो उसके आगे करंट हमारा फ्लो ही नहीं कर पाएगा घर में, है ना। जब घर में करंट उसके आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा तो जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहेंगे, हैवी हैवी डिवाइसेस रहेंगे, वो जलने से, बर्न होने से बच जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा। ये चैप्टर हमारा फाइनली जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी हमारा फिनिश हो चुका है। हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने सबसे पहले करंट पढ़ा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर उसके बाद वोल्ट मीटर पढ़ा, फिर एमीटर पढ़ा। वोल्ट मीटर काहे के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए। एमीटर किस लिए यूज होता है, हमारा करंट मेजर करने के लिए। और जो गैल्वेनोमीटर होता था वो कहीं के लिए यूज होता था, करंट को सिर्फ पता लगाता था कि इस सर्किट में करंट बह रहा है या नहीं। फिर हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ा, सीरीज जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R = R1 + R2। फिर अपन ने पैरेलल कनेक्शन पढ़ा, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, 1/R = 1/R1 + R2। फिर अपन ने इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक पावर के अपन ने 3 फॉर्मूले देखे थे। पहला होता था P = V × I, दूसरा होता था P = I² × R, फिर तीसरा होता था P = मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, थोड़ा सा बोल रही हूँ, रुक जाओ। फिर थर्ड होता था P = V² R हो जाता था, ठीक है। फिर अपन ने इसके बाद इसकी SI यूनिट देखी थी, किसकी, पावर की SI यूनिट क्या होती थी, वॉट होती थी। और इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती थी, एम्पियर होती थी। और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती थी, वोल्ट होती थी। थोड़ा सा सांस ले लूं, बोलती हूँ। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो वो यूनिट होती थी, कौन सी यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट जो होती थी वो क्या होती थी, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती थी, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती थी, किलोवाट आवर होती थी। किलोवाट आवर उसकी यूनिट जाती थी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अपना फॉर्मूला क्या होता था, पावर × टाइम। फिर अपन ने पढ़ा कि वो जो अपने घर में बिजली का बिल आता है वो अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी निकल आती है उसी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो रहता है वो कॉस्ट निकल आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी अपन ने क्या पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट में भी अपन ने वर्क डन का नया फॉर्मूला देखा था, जो कि क्या होता था, W = Q × V। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर हीट प्रोड्यूस्ड का क्या फॉर्मूला आया था अपना, I² × R × T। I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और T क्या है, करंट है। हीटिंग इफेक्ट क्लियर हुआ। फिर अपन ने अभी देखा कि हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशंस क्या है हीटिंग इफेक्ट के। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो आपको प्रैक्टिस कराए हैं, और आप ऐसे और भी सारे क्वेश्चंस आप अपनी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करिए, आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकर, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।